आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना है दैट इज लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 2, द स्टार्टिंग टॉपिक। लास्ट ईयर भी जो आपका चैप्टर नंबर 2 था वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम्स इससे ही रिलेटेड था। इस साल भी उसी से रिलेटेड है। लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट्स लास्ट ईयर हमने डिस्कस किए थे, जो चीज़ें पढ़ी थी उससे ये आज के टॉपिक, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अप इन द लेडर होंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम ये टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। Starting with introduction, computational thinking is a way of solving problems by using ideas from computer science. It helps you break down big problems into smaller parts and come up with step-by-step solution that a computer or a person can follow. Again, last year भी हमारा यही हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग मींस कि आपने कुछ एक तो ये आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद कुछ स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्यूशन डिजाइन करना है जिनको फॉलो करेंगे तो हमारा जो एंड गोल है, एंड रिजल्ट है, वो अचीव हो जाएगा। अब अगली चीज हमारे पास क्या है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग इजंट जस्ट अबाउट कोडिंग, इट्स अ बेसिक स्किल यूजफुल इन एनी एरिया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटेशनल थिंकिंग, देन देयर इज नो प्रोग्रामिंग। जो ये स्टेप्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इसके अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग वाला पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास होगा ये कि सॉल्यूशन जो हम डिजाइन करेंगे, या तो वो एल्गोरिदम होगा, या फिर वो हमारे पास फ्लो चार्ट के फॉर्म में होगा, या और इस तरह के डिफरेंट हमारे पास जो नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड डिजाइन्स हैं उनके फॉर्म में होगा। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग, ये तो हमारे पास लास्ट ईयर का ही टॉपिक हो गया। इसमें जो आपको डायग्राम शो हो रही है, इसमें हमारे पास 4 बेसिक स्टेप्स थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। फर्स्ट वाज decomposition. Decomposition means breaking down the problem, उसको smaller parts में convert करके understand करना ताकि ज़्यादा easily वो problem solve हो सके। Second is pattern recognition. Pattern recognition के अंदर ये होता है कि exactly किस तरीके से वो problem resolve लास्ट टाइम हुई थी, इससे पहले हमने जब कभी ट्राई किया था तो उसमें क्या स्टेप्स फॉलो किए गए थे, all that. Third thing we have is abstraction. एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम यूजलेस इंफॉर्मेशन को रिमूव करते हैं, ओनली वी कीप द पार्ट्स रेलेवेंट फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। द रेलेवेंट पार्ट्स फॉर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम हम उन चीज़ों को रखते हैं, बाकी सारों को रिमूव कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। एंड द लास्ट वाज एल्गो डिज़ाइन। एल्गोरिथम डिज़ाइन के अंदर हमारे पास बेसिकली जो सोल्यूशन है उसके स्टेप्स को हम डिवाइस करते हैं, हम स्टेप्स डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से ये स्टेप्स फॉलो होंगे, तो उसके बाद आपका जो इंटेंडेड रिजल्ट है वो आपका आपके पास अचीव हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। अगेन ये भी लास्ट ईयर का टॉपिक था। कंप्यूटर रिलेटेड हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो कंप्यूटर फेस करता है, उनके मुताबिक वो क्या फिर स्टेप्स परफॉर्म करता है। फर्स्ट वी हैव इज डिसीजन प्रॉब्लम्स। इसके अंदर यस या नो की फॉर्म में कोई डिसीजन होगा, या फिर इवन ऑड, प्राइम या नॉट प्राइम, इस तरह की फॉर्म में हमारे पास कोई ना कोई डिसीजन होगा। इस तरह के डिसीजंस को हम कहते हैं बाइनरी डिसीजंस। तो इन डिसीजन को हम कहते हैं बाइनरी डिसीजंस। ये हमारे पास वन वे और द अदर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा रहे होते हैं। दूसरे हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो है सर्च। एक
बहुत लार्ज जम्बल्ड अप आपके पास सिनेरियो मौजूद है, उसके अंदर से आपने फिगर आउट करना है कि आपका एंड रिजल्ट क्या है, एंड गोल क्या है। उसको, उस तरह के एल्गोरिदम्स को, उस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं सर्चिंग प्रॉब्लम्स। इसके अंदर कॉमन एग्जांपल आपके पास मैप की फॉर्म में आ जाती है। मैप एग्जांपल्स होती हैं मैप में रास्ता फाइंड करना, आपकी स्टार्टिंग डेस्टिनेशन से लेके आपकी जो एंडिंग डेस्टिनेशन है उस तक का जो पाथ आपके पास बिल्ड होगा, दैट इज कॉल्ड अ सर्च प्रॉब्लम। थर्ड वन वी हैव इज काउंटिंग। काउंटिंग के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं आपके पास, उनको हम काउंट करते हैं, उसके मुताबिक हम कोई रिजल्ट बिल्ड करते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब सिर्फ सिंपल काउंटिंग नहीं है, उसमें कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। उसके अंदर आपके पास एक टर्म यूज होती है प्रोबेबिलिटी, वो भी आ जाती हैं। इसके अंदर परम्यूटेशंस भी आ जाती हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर हम इस दफ़ा इन परम्यूटेशन डिस्कस भी होगी इन ग्रेट डिटेल। मूविंग ऑन, डिसीजन प्रॉब्लम्स, वही चीज़ हमने डिस्कस की। नॉर्मली yes और no response is found given a number n is an even। इस तरह के आपके पास सिनेरियोज होते हैं। इसके बाद some decision may require more steps to solve। अब डिसीजन प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि जस्ट आपने प्रॉब्लम को देखा, आपने कहा यस है या नो है एंड यू आर डन विद इट, ऐसा नहीं होता। ओके, गिवन अ नंबर n इज n प्राइम। अगर आपके पास एक नंबर है n, उसको आपने चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो तरीका यूज होता है दैट इज डिवाइडिंग n बाय 1 2 3 अप टिल n। इन सारे नंबर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, उसके मुताबिक फिर हम कहते हैं कि अच्छा ये नंबर अगर सिर्फ n एंड 1 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर प्राइम है। अगर ये इसके अलावा भी किसी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये प्राइम नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप इसके अंदर अब ये देखो कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ 7 की। 7 को मैं पहले 1 से डिवाइड करके देखूंगा, इट इज डिविजिबल। 2 से नॉट, देन नॉट विद 3, वी हैव 4 5 6 एंड 7। 4 5 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। दिस वाज सिंपल, मैंने 7 नंबर्स के साथ डिवाइड किया और मैंने फिगर आउट कर लिया कि इसका आंसर क्या है। अगर आपके पास बहुत लार्ज नंबर आ जाए, ये नंबर है आपके पास, तो जो ये नंबर है उतनी ही नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस या डिविजन्स आपको करनी पड़ेंगी टू फिगर आउट कि आपका जो गिवन नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। तो इट्स नॉट अबाउट, आपके पास यहाँ टर्म लिखी है, इट्स नॉट बाय चेकिंग नंबर्स पैरिटी। पैरिटी बेसिकली आप लीस्ट कॉमन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को भी कहते हैं। आप खाली ये नहीं कह सकते कि लास्ट डिजिट देखा या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स देखे तो आपने बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा। आपको बहुत लॉन्ग कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप बता सकोगे कि नंबर प्राइम है या नहीं है। इस तरह है, गिवन अ स्ट्रिंग इज इट्स लेंथ ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स। आपके पास यही बुक की ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट को अगर आप लेके जाते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वहां पे हर एक कैरेक्टर एक अलग इंडिविजुअल वैल्यू के तौर पे होता है, और ये सारे कैरेक्टर्स आपस में जॉइन होके एक स्ट्रिंग बनाते हैं। तो इन सारे एड्रेसेस को काउंट करना और उसके बाद बताना कि ये 5 से ग्रेटर है, ज्यादा करेक्टर्स हैं या नहीं, दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटिंग प्रॉब्लम, नॉट एज लॉन्ग जितनी हमारे पास ये वाली प्राइम नंबर की प्रॉब्लम थी, बट इट इज अ लॉन्ग कैलकुलेशन। गिवन एन इंटीजर n इज एन इवन नंबर, दैट इज अगेन अ बिट इजियर। इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं है, लेकिन इट इज इजियर टू सॉल्व। स्टिल देयर इज सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व। देन वी हैड सर्च प्रॉब्लम, वो हमने डिस्कस किया कि मैप रिलेटेड हमारे पास ये जनरली वैल्यूज होती हैं मेड अप बाय हैविंग अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट सेटिस्फाई अ सर्टेन क्राइटेरिया। आपके पास बहुत ज़्यादा सारी वैल्यूज या नोड्स मौजूद थे,
उसमें से आपने स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट आपने एक सॉल्यूशन बिल्ड किया विच सेटिस्फाइज जो हमारे गिवन क्राइटेरिया विच क्राइटेरिया वुड बी कि शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, इस तरह के क्राइटेरियाज हैं। उनको सेटिस्फाई करा तो आप अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। दैट्स व्हाट सर्च प्रॉब्लम डज। काउंटिंग प्रॉब्लम के अंदर जस्ट नंबर लॉट ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस टू सर्च फॉर। हमारे पास न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस इसके अंदर आ जाती हैं। We might wish to calculate a route on a map from one side to another. The अब यहाँ पे ये तो वैसे सर्च के अंदर आता है। The answer of counting problem would be two. Supposing we have two roads from Islamabad to Lahore, GT road and motorway। अब जो सर्च प्रॉब्लम है हमारे पास है और जो काउंटिंग प्रॉब्लम है, ये दोनों आपस में काफी क्लोज इस तरह से भी हैं कि आप जितने नंबर ऑफ जो आपने सोल्यूशन बिल्ड किया सर्च प्रॉब्लम के अंदर, उसके नंबर ऑफ नोड्स काउंट कर रहे हो तो दैट वुड बी काउंटिंग प्रॉब्लम। अगर आप नंबर ऑफ पाथ्स फाइंड कर रहे हो, नंबर ऑफ जो लेंथ ऑफ डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, इस तरह की जो वैल्यूज हैं वो सारी हमारे पास आ जाती हैं काउंटिंग प्रॉब्लम के अंदर। देन वी हैव बेसिक्स ऑफ काउंटिंग प्रॉब्लम। The foundation of counting problems is a basic method of counting while considering the options available to select appropriate items for a given selection. Tree-based structural approach are the most effective for for solving counting principal problems. Counting principal problems could easily be understood by the use of tree representation where the available options are considered as tree branches. Basically इसका मतलब ये है कि जिस तरह से लास्ट ईयर की जो आपकी अगर आपको याद हो एग्जांपल थी, वी हैड 5 shirts एंड 3 पैंट्स। तो हमने इनका टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बिल्ड करना था। तो फ्रॉम ईच शर्ट यू हैड अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, या फिर अगर आप पेंट्स के फॉर्म से चलते हैं तो यू वुड हैव 5 पॉसिबल वैल्यूज फॉर दैट। और उसके बाद दिस इज द मेन कॉम्बिनेशन पार्ट। तो हर एक नोड पे आपके पास 3 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। फिर आप इन एंड नोड्स को अगर काउंट कर लो, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन काउंट कर लो, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो इस तरह से भी बिल्ड हो सकता है। वहां पे हम ये कह रहे थे कि हम 5 × 3 = 15, हम डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर रहे थे। तो दिस इज मच मोर ऑफ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट। तो ये यहाँ पे जो ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर हमें टर्म यूज की गई है, दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर। अब हमारे पास असल कैलकुलेशंस वाले पार्ट स्टार्ट होने वाले हैं। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स। एग्जैक्टली काउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं क्या? द एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज अ बेसिक आइडिया फॉर काउंटिंग। सिंपली जो भी आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, आप पॉसिबिलिटीज फॉर इवेंट वन प्लस पॉसिबिलिटीज फॉर इवेंट टू प्लस इवेंट थ्री, इनको काउंट करो तो आपके पास टोटल इवेंट पॉसिबिलिटीज आपके पास आ जाती हैं। नॉट T in this case it would be possibilities, total possibilities आपके पास आ जाती हैं। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपके पास मौजूद हैं, उन सारों को आप ऐड करते जाओ। For example, a student wants to buy a new computer. He has to decide among 3 desktop computers and 4 laptop computers. Solid values हमारे पास मौजूद हैं। What will we do? We will simply add all those values। 3 + 4 total 7 उसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अब यहाँ पे हमने एक टर्म यूज की है विच इज ऑप्शंस। Another term we also used last year was combinations। ये दो काफी वास्टली डिफरेंट टर्म्स हैं। ऑप्शंस का मतलब है कि हम ऐसे नहीं चूज कर रहे कि पहले हमने कंप्यूटर मेन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में से चूज करना है, फिर हमने लैपटॉप में से चूज करना है, ऐसा नहीं है। What we are doing is simply adding all the values and choosing one of all the values। वहां पे हम एड अप कर रहे हैं।
लेकिन अगर आपको इस तरह का सिनेरियो दिया जाए कि आपने पहले फर्स्ट सेट में से कोई वैल्यू चूज करनी है, देन आपने सेकंड सेट में से वैल्यू चूज करनी है, देन थर्ड में से चूज करनी है, तो टोटल तीन वैल्यूज आपने चूज करनी है फ्रॉम थ्री सेट्स, तो वहां पे आपके पास एडिशन नहीं होगी, वहां पे फिर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी आ रहा है। तो इस ये एग्जांपल हमने देखी, फॉर एग्जांपल वी हैड थ्री डेस्कटॉप एंड फोर लैपटॉप कंप्यूटर्स। इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेशन कंप्यूटर ऑप्शंस आर थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू सेवन। तो जब आपके पास ऑप्शंस हैं देन वी ऐड, जब आपके पास कॉम्बिनेशंस आएंगे दैट्स व्हेन वी मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है, is used when we are dealing with many events and we have to select one option from each event. Addition, we have many events, one choice from the total। जितने भी इवेंट्स थे, इवेंट्स का मतलब हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहे थे, जो सिनेरियोज बन रहे थे, उन सब में से हमारे पास एक ऑप्शन सेलेक्ट होगी। मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में अगेन वी हैव मैनी इवेंट्स और मैनी sets of events, we have to choose one from each set. Uh, this is what basically distinguishes between an addition problem, addition principle and a multiplication principle। दोनों में मल्टीपल इवेंट्स हैं। अगर आपने मल्टीपल इवेंट्स में सारे को कंबाइन करके एक ऑप्शन चूज करनी है, दैट वुड बी एडिशन। अगर आपने सारी के सारी ऑप्शंस में से हर एक सेट में से एक ऑप्शन, एक वैल्यू चूज करनी है, कोई एक चॉइस आपने सेलेक्ट करनी है, दैट वुड बी अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एग्जांपल जो आ रही है वो है फ्रूट्स की। Bilal has three apples, three bananas, and three a bunch of cherries. In how many ways he can make fruit basket by putting fruit of one kind? हर एक बास्केट के अंदर तीनों कैटेगरीज में से एक एक को चूज करना है, एक एप्पल, एक बनाना, एक चेरी। तो उसके पास टोटल कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे? अब यहाँ पे आपको ना जो चीज शो हो रही है A1 B1 C1, दीज आर ऑल द वैल्यूज हमारे पास। एप्पल का जो सेट है उसमें है A1 A2 A3। बनाना के सेट के अंदर है B1 B2 B3। चेरीज के अंदर वी हैव C1 C2 C3। अब जब हमने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं इनके, तो हम A1 के साथ बनाना के तीनों वैल्यूज लेंगे, B1 B2 B3। A2 के साथ भी तीनों वैल्यूज लेंगे, A3 के साथ भी हम तीनों वैल्यूज लेंगे। तो इसका सिंपल हमारे पास इजी तरीका ये होगा कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो जो टोटल वैल्यू आपके पास आएगी दैट वुड बी 27। वी हैव 27 पॉसिबल बास्केट कॉम्बिनेशन हम इसमें से बना सकते हैं। अगेन एम्फोसाइजिंग ऑन कि हमने डिस्टिंग्विश किस तरह से करना है। अगर आप तमाम इवेंट्स को ऐड अप करके उनमें से खाली एक चीज टोटल में से चूज कर रहे हो, दैट वुड बी एडिशन प्रॉब्लम। अगर आप तमाम इवेंट्स में से हर एक सेट में से एक वैल्यू चूज कर रहे हो, देन वी हैव अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज आ रही है परम्यूटेशन। दिस इज अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन जस्ट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो इसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। Many different kinds of problems can be resolved using the multiplication principle. Putting objects in order is one kind of challenge.
We queue up for pictures, arrange letters into words and digits into numbers, decorate rooms, and more. A permutation is a way to arrange items. इंस्टेड के हम कॉम्बिनेशंस बनाएं, कॉम्बिनेशन के अंदर इट डज नॉट मैटर के अरेंजमेंट क्या है, सीक्वेंस क्या है, इसके अंदर अब सीक्वेंस वाली चीज हमारे पास कंसीडर होगी. Drawing line segments for each choice can be useful in solving permutation problems. This allows us to multiply by figuring out how many of each option are there. Line segment हम आपके पास नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको हम लेटर ऑन एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ दैट वर्क्स. Assume we have 4 paintings and 3 places in the wall. We wish to determine how many different ways there are to arrange 3 of them on a wall. To symbolize the 3 locations on the wall, we can draw 3 lines. अब यहाँ पे आपने एक चीज जो अंडरस्टैंड करनी है परम्यूटेशन के अंदर जो यूनिक है वो ये है कि आपके पास जो सेट्स गिवन है और जो आपने चॉइस बनानी है, दीज आर नॉट इक्वल. अगर लास्ट क्वेश्चन में हम देखें, इसमें हमारे पास सेट्स थे, एप्पल, बनाना एंड चेरीज, और तीनों को यूज करते हुए हमने एक लास्ट फाइनल वैल्यू बिल्ड करनी थी. परम्यूटेशन में ऐसा नहीं होता. परम्यूटेशंस के अंदर आपके पास सेट्स ज्यादा और वैल्यूज जो हमने चूज करनी है वो कम हो सकती हैं. तो अब वहां पे आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा वेरी करने लग जाएंगे. अब ये वेरी किस तरह से करेंगे इसको हम देखते हैं. To symbolize the 3 locations on the wall, we can draw 3 lines. 3 lines का बेसिकली यहाँ पे जो मैंने टर्म का मतलब यूज किया है वो ये है कि हम 3 ब्लैंक्स यूज कर रहे हैं फॉर द फाइनल आंसर टू फिगर आउट कि हमारे पास कितने टोटल पॉसिबिलिटीज बन रही हैं. अब हमारे पास थी 4 पेंटिंग्स. तीनों लोकेशन जो तुम्हारे पास मौजूद हैं वो तीनों एम्प्टी हैं इस वक्त. अगर हम पहले सेक्शन के अंदर, पहले स्पॉट के अंदर ऐड करने लगे कोई पिक्चर, तो हमारे पास 4 पिक्चर्स हैं, चारों में से हम कोई भी ऐड कर सकते हैं. इसका मतलब है कि फर्स्ट के अंदर 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं. अगर हम इनमें से कोई भी एक पिक्चर चूज कर लेते हैं, वी आर नॉट कंसर्न, वी आर नॉट गोइंग टू बॉदर कि इसमें से 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, हम कोई भी चूज कर लेते हैं. तो अब हमारे पास, अज्यूमिंग के हमने 1 चूज कर लिया, अब हमारे पास सेकंड स्पॉट में ऐड करने के लिए सिर्फ 3 पिक्चर्स बाकी रह गई हैं. अज्यूमिंग हमने नंबर 2 पिक्चर यहाँ पे ऐड की थी, तो थर्ड स्पॉट में ऐड करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 पिक्चर्स बाकी रह गई हैं. दिस इज हाउ परम्यूटेशंस वर्क. आपके पास जो अवेलेबल स्लॉट्स हैं, अवेलेबल चॉइसेस हैं, अगर आपने फर्स्ट चॉइस में कोई चीज आपने चूज कर ली है, वो चीज अब आपकी टोटल कैलकुलेशंस फॉर द नेक्स्ट स्पॉट उसमें से रिमूव हो जाएगी. फर्स्ट के अंदर हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, सेकंड के अंदर 3, बिकॉज एक हमने पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दी थी, सेकंड में अब हमने एक ऐड कर दी, तो अब थर्ड स्पॉट के अंदर सिर्फ 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं. जब यहाँ पे भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक पिक्चर है जो कि रिमेनिंग रह जाएगी. अब इन दिस केस हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस, कितनी पॉसिबल वैल्यूज बन रही हैं, तो वो हमारे पास अब आ जाएगा आंसर 24. That's how permutations work. Again, going through these 3 topics. Addition, जितने भी आपके पास सेट्स मौजूद हैं उन सब सेट्स को आपस में ऐड अप करके उन सब में से एक वैल्यू चूज करनी है. हर एक सेट में से एक नहीं, टोटल में से एक. उस केस में हम तमाम सेट्स को ऐड करके हम बता देंगे कि हमारे पास टोटल पॉसिबल वैल्यूज, टोटल पॉसिबल चॉइसेस हमारे पास कितनी है. इन मल्टीप्लिकेशन, जितने भी गिवन सेट्स हैं उनमें से हर एक सेट में से एक वैल्यू चूज करनी है हमने. अब इसमें हमारे पास टोटल जितनी जितनी वैल्यूज हैं वो सारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा.
बट इन परम्यूटेशन अगर आपके पास चार सेट मौजूद हैं तो उसमें से आप खाली तीन को चूज कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट थिंग जो इंडिकेट करती है कि हम परम्यूटेशन करने लगे हैं तो वो ये है कि हमारे पास सेट्स और चॉइसेस के अंदर एक डिस्क्रिपेंसी होती है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने फर्स्ट स्पॉट के लिए एक चीज चूज कर ली है तो अब वो सेकंड में नहीं जा सकती। सेकंड के लिए आपने चूज कर लिया है और फर्स्ट के लिए भी चूज कर ली तो वो दोनों अब थर्ड स्पॉट के लिए कंसिडर नहीं होंगे। आप इसको यूं भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि दिस इज ऑल अ सिंगल सेट और आप मल्टीपल चॉइसेस उसके अंदर से बिल्ड कर रहे हो।